इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। देश के 11 राज्यों में एनआईए की टीम बुधवार आधी रात से ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। दरअसल इन राज्यों में पीएफआई से जुड़े अब तक करीब 100 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरी ओर एनआईए और ईडी की इस रेड के खिलाफ देश के कई राज्यों में पीएफआई के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी छापेमारी और विरोध प्रदर्शन के बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक हाई लेवल बैठक हुई है, जिसमें अजीत डोभाल के साथ ही देश के टॉप अधिकारी शामिल हुए हैं। देश के 11 राज्य, एनआईए और ईडी की ताबड़तोड़ रेड, 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां। गुरुवार रात से ही एनआईए और ईडी की टीम देश के 11 राज्यों में छापेमारी कर रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। गिरफ्तारियों और छापेमारी के विरोध में पीएफआई के सदस्य प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त असम, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में एनआईए की छापेमारी जारी है। और देश में एनआईए और ईडी की रेड के खिलाफ केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान में पीएफआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के पीएफआई अध्यक्ष परवेज गिरफ्तार, राजस्थान से 2 गिरफ्तार, औरंगाबाद के 3 पीएफआई सदस्य हिरासत में, यूपी से 8 गिरफ्तार। एनआईए ने उत्तर प्रदेश से कुल अब तक 8 लोगों को पीएफआई करेक्शन मामले में गिरफ्तार किया है। 2 शख्स को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ के इंदिरा नगर में और यहाँ पर से एक वसीम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है। वसीम उर्फ बबलू, जो कि टेलर का काम करता था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो ये वसीम का घर है। इसके अलावा कई और जिलों से, बहराइच से भी गिरफ्तारी हुई है। एनआईए ने गिरफ्तार किया है। बस्ती से गिरफ्तारी हुई है, लखनऊ से गिरफ्तारी हुई है। तो ये कुल 8 आरोपियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश से एनआईए ने गिरफ्तार किया है। तो पीएफआई पर आरोपों की लंबी फहरिस्त है, जो पिछले 12 सालों में लगातार बढ़ती ही चली गई, क्योंकि पीएफआई के कार्यकर्ताओं पर आतंकी कनेक्शन से लेकर हत्या तक के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, 2012 की बात करें तो केरल सरकार ने हाईकोर्ट में यह बताया कि हत्या के 27 मामलों में पीएफआई का सीधा कनेक्शन है। पीएफआई से जुड़े लोगों पर आरएसएस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं की हत्या का भी आरोप है। इतना ही नहीं, 2010 की बात करें तो पीएफआई पर सिमी से कनेक्शन के भी आरोप लगे, क्योंकि इस संगठन से जुड़े लोग, बहुत से लोग जो हैं वो सिमी के भी सदस्य रह चुके हैं और इसीलिए ये बड़ा आरोप भी उन पर लगता रहा है। और 2012 की बात करें तो 2012 में केरल सरकार ने हाईकोर्ट में बताया था कि पीएफआई सिमी यानी कि प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया का ही एक नया रूप है और इसके काम करने के तरीके भी एक जैसे हैं। इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि छापेमारी में एजेंसियों ने अब तक 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि कई लोगों को फिलहाल पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है। पिछले 3 महीनों से ईडी और एनआईए कई जगहों पर जांच कर रही थी और जिसके बाद एजेंसियों ने टेरर फंडिंग पर शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी। में जिस जगह ईडी और एनआईए ने रेड की है और परवेज को गिरफ्तार किया है, ये उनका राष्ट्रीय कार्यालय है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दिल्ली के राष्ट्रीय कार्यालय से ही नॉर्दर्न इंडिया में पीएफआई के लिटरेचर उनके काडरों को सप्लाई किया जाता था। जबरदस्ती गेट पीटा, उन्होंने गेट खोली, बहसबाजी होती रही। मतलब गेट खोली, बस इतना ही करे। तो मैं कह रही थी पहले वो है ही नहीं, तो मैं गेट खोल के क्या करूँगी? तो नहीं, वो घर के अंदर ही है। मैं वहाँ इस पर बहुत सारे पुलिस आ गए, यहाँ पे लेडीज भी आ गई। और मैं, अगर आप गेट नहीं खोलेंगी तो मैं ताला तोड़ के भी अंदर आ जाऊंगा, मुझे सब हक है। मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या वारंट है अंदर आने का? उन्होंने कहा कि मेरे पास वारंट पेपर है, मैं ऐसे नहीं आया हूँ। महाराष्ट्र एटीएस ने पूरे महाराष्ट्र में 20 लोगों को हिरासत में लिया है। मालेगांव से मौलाना सैफुर रहमान को हिरासत में लिया गया है। सैफुर रहमान पीएफआई का नासिक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। कोलकाता के तिलजड़ा इलाके में स्थित पीएफआई के एक कार्यालय पर भी एनआईए छापेमारी कर रही है। जिस बिल्डिंग में पीएफआई का कार्यालय हो, उसे सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से घेर रखा है।
तो ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है, लेकिन इन सब के बीच में बड़ा सवाल यह है कि देश में जहां जहां हिंसा या फिर बवाल होता है वहां पीएफआई का नाम आखिर क्यों आता है? इसी का जवाब आइए आपको बताते हैं। दिल्ली में पीएफआई पर दंगे भड़काने के आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं, जहांगीरपुरी हिंसा की बात करें तो वहां भी पीएफआई का नाम सामने आया था। कानपुर दंगे के मास्टरमाइंड का पीएफआई से लिंक था। इतना ही नहीं, यूपी के हाथरस की भी बात करें तो वहां भी प्रदर्शन के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप पीएफआई पर लगे। पटना के फुलवारी शरीफ केस में खतरनाक साजिश का आरोप भी पीएफआई पर लगा। इधर बड़ी खबर आ रही है, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि पीएफआई एक आतंकी संगठन है, साथ ही जो लगातार देश विरोधी काम कर रहा है। कानून अपना काम करता है, इस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पीएफआई आज एक आतंकवादी संगठन है जो भारत विरोधी काम करता है। पूर्णिया को उसने अपना सेंटर बनाया है, फुलवारी शरीफ में पकड़े गए, उसकी प्लानिंग आपने देखा सुना कि वो भारत को पहले ही मुस्लिम राष्ट्र बना देना चाहता 1947 के पहले। तो जो इतना बड़ा कुकृत्य करता हो, फंड इकट्ठा करता है, भारत के खिलाफ आंदोलन करता है, भारत के जनमानस को भड़काता है, तो ऐसे संस्थानों पर अगर कार्रवाई हो रही है। और चलिए अब बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं ब्रिटेन की। ब्रिटेन में लेस्टर के बाद स्मीडिक शहर में भी हिंदू और मुसलमान वाली साजिश रची गई और तनाव पैदा करने के लिए इसकी कोशिश हुई है। विवाद बढ़ने के बाद साध्वी ऋतंभरा को ब्रिटेन में कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। दरअसल क्योंकि उन्हें लंदन का ट्रांजिट वीजा जो है वो नहीं मिल पाया और लंदन में कार्यक्रम रद्द होने के बाद न्यूज 18 ने उनसे बात की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि ब्रिटेन में हुई हिंसा के पीछे आईएसआई का हाथ होने की उन्होंने आशंका जाहिर की है। आगे उन्होंने कहा है कि कुछ हिंसक ताकतें हैं जो दुनिया में डर का माहौल पैदा करना चाहती हैं। आपको सुनाते भी है कि उन्होंने और क्या कुछ कहा। इतना आहत, इतना घायल और इतना अपमानित किया जा रहा है। 2 जगह प्रोटेस्ट किए और मेरे प्रोग्राम को कैंसिल करने का प्रयास किया। ये कौन सी ताकतें हैं जो वहां अस्थिरता पैदा कर रही हैं? भारी नेटवर्क है और इस तरह नैरेटिव बनाना और फिर जिम्मेदार संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को भी प्रभाव में ले लेना, ये दुर्भाग्यपूर्ण। भाड़े के लोग हैं जो ये काम करते हैं और निश्चित रूप से राजनीतिक लोग दबाव में आते हैं क्योंकि उनका वोट भी लेना होता है। इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे झूठे लोगों का संगठन है। और न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में साध्वी ऋतंभरा ने क्या कहा है, ब्रिटेन में पाकिस्तान की साजिश पर आपको साध्वी ऋतंभरा से एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। जिस दुर्गा भवन मंदिर में आपका कार्यक्रम था इस मैथमिक में, वहां तोड़फोड़ की गई, पटाखे फोड़े गए, बोतलें फेंकी गई, 300 लोगों का हुजूम पहुंचा, अंदर प्रवेश करता है और नारेबाजी करता है आपके कार्यक्रम के विरोध में, जो कि स्थगित हो चुका था, वो बाद में होता। तो आपको क्यों लगता है ऐसा क्यों किया गया आपके खिलाफ? देखिए, ये तो जग जाहिर है, कुछ हिंसक ताकतें हैं जो हिंसा के बल पर भय पैदा करना चाहते हैं समाज में। को लगता है कि दुर्गा भवन मंदिर में जिस तरह से हमला किया गया उसमें पाकिस्तान और आईएसआई का हाथ है? अब ये तो जानकारी गवर्नमेंट को लेनी पड़ेगी कि उसमें किसका हाथ है। ये तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा कि इतना शांत सज्जन हिंदू समाज इतना आहत, इतना घायल और इतना अपमानित किया जा रहा है, हमारे श्रद्धा के केंद्रों पर आघात हो रहे हैं। तो ये तो वहाँ की सरकार को देखना होगा कि ये कौन सी ताकतें हैं
जो इतनी सज्जन शक्तियों को बदनाम करने की, हरेसमेंट करने की कोशिशें कर रही हैं। इसके पीछे पैसा है, इसके पीछे पॉलिटिक्स है, इसके पीछे झूठे लोगों का संगठन है, इसके पीछे ISI का नाम आ रहा है कि उनका समर्थन रहा हो। निश्चित रूप से रहा होगा। इसके लिए तो वहाँ की गवर्नमेंट को देखना है कि ये कौन सी ताकतें हैं जो वहाँ अस्थिरता पैदा कर रही हैं। ब्रिटेन में पाकिस्तान ने कैसे ये पूरी साजिश रची, कैसे ISI ने इस पूरी साजिश को सपोर्ट किया, उसकी रिपोर्ट आइए अब आपको हम दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़कर धार्मिक नारेबाजी। और पुलिस की मौजूदगी में इस प्रदर्शन को पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन 7 समंदर पार हुए इस प्रदर्शन को लेकर अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाली हैं। सूत्रों का कहना है कि इस बवाल के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। सूत्रों के मुताबिक धार्मिक उन्माद फैलाने वाले इस प्रदर्शन के लिए ISI के अधिकारियों का पूरा समर्थन हासिल था। बीते शनिवार और रविवार को ब्रिटेन के लेस्टर शहर में भी हिंदू और मुसलमान आमने सामने आ गए थे और वहां भी एक मंदिर को ही निशाना बनाया गया था। लेकिन लेस्टर शांत हुआ तो एक दिन बाद वहां से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्मेदिक शहर में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच बवाल शुरू हो गया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मुस्लिम प्रदर्शनकारी दुर्गा भवन नाम के मंदिर की तरफ कूच करते दिखे। मास्क से मुंह ढके प्रदर्शनकारी भेड़ियों की तरह मंदिर पर टूट पड़ने के फिराक में थे। कुछ तो पुलिस के सामने ही मंदिर परिसर की ग्रिल पर चढ़ गए और गला फाड़ फाड़ कर धार्मिक नारे लगाने लगे। जिस मंदिर परिसर में ये सारा बवाल हुआ, वहां साध्वी रितंभरा जाने वाली थी और साध्वी के कार्यक्रम के खिलाफ ही मुस्लिम संगठनों ने वहां धमकी दी थी। न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में साध्वी रितंभरा ने इस पूरी घटना के पीछे बड़ी साजिश का दावा किया। अमेरिका के बाद मुझे इंग्लैंड जाना था, लेकिन मुझे कुछ कोविड हो गया था, तो सोच रहे थे कि हेल्थ इशू को लेके वहाँ प्रवास रोक देंगे। लेकिन वहाँ पे पहले से ही इन लोगों ने इस तरह के वातावरण का निर्माण किया कि वहाँ की गवर्नमेंट ने वहाँ मुझे जाने को रोक दिया। वैसे शांति बनाए रखने के लिए साध्वी रितंभरा का दौरा रद्द कर दिया गया था। इस बात की जानकारी बाकायदा प्रदर्शनकारियों को भी दी गई थी। बावजूद इसके मुस्लिम समुदाय का गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने मंदिर पर धावा बोल दिया। बताया गया कि प्रदर्शनकारियों ने मंदिर में बोतलें फेंकी, यहाँ तक कि जलते हुए पटाखे भी फेंके। मतलब प्रदर्शनकारियों में ना तो कानून का डर दिख रहा था और ना पुलिस का। और ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के शह पर। मतलब प्रदर्शनकारियों में ना तो कानून का डर दिख रहा था और ना ही पुलिस का, और ये सब कुछ हो रहा था पाकिस्तान और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की शह पर। हद तो तब हो गई जब हंगामा कर रहे लोगों को शांत करने के लिए मंदिर के अंदर मौजूद एक आदमी उनके आगे हाथ जोड़ने लगा, लेकिन ये कोशिश भी भीड़ पर बेअसर रही। मंदिर के बाहर लगातार धार्मिक नारेबाजी और प्रदर्शन होते रहे। हालांकि इस बार प्रदर्शनकारी वो नहीं कर पाए जो लेस्टर में किया था। लेस्टर से सामने आई तस्वीरों में एक नकाबपोश प्रदर्शनकारी मंदिर की दीवार पर चढ़कर भगवा झंडा उखाड़ता दिखा था। वहां से भगवा झंडे को जलाने के वीडियो भी सामने आए थे, लेकिन स्मेदिक में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। हालांकि जाते जाते भी वो हल्ला मचाते रहे और चेतावनी दी कि ब्रिटेन के और मंदिरों के बाहर इस तरह के प्रदर्शन किए जाएंगे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया गया। UN में जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास गोत्रू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। Union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral and inalienable part of India, irrespective of what the representative of Pakistan believes or covets. We call on Pakistan to stop cross-border terrorism so that our citizens can exercise their right to life and liberty. We hope that they will desist from attempts to abuse and politicize such meetings. संयुक्त राष्ट्र
जनरल असेंबली में भारत ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला। दरअसल अल्पसंख्यक अधिकारों के उल्लंघन के मामले में भारत ने पाकिस्तान को एक बार फिर से घेरा। यूएनजीए में भारत का पक्ष रखते हुए जॉइंट सेक्रेटरी श्रीनिवास गोत्रू ने कहा कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ अल्पसंख्यक खत्म कर दिए हैं। और इतना ही नहीं, अभी भी वहाँ हिंदू, सिख और ईसाइयों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन हो रहा है। We know that what Pakistan has done to its minorities. It has decimated them. Some of these minorities have become extinct within Pakistan. Even today, Pakistan continues to commit grave violations of the rights of Sikhs, Hindus, Christians, and the Ahmadiyas. Thousands of women and children, particularly girls from minorities communities, have been subjected to abductions, forced marriages, and conversions within Pakistan. बड़ी खबर आपको बताते हैं, यूएन में भारत ने पाकिस्तान पर बड़ा हमला बोला है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर यह बयान सामने आया जिसमें पाकिस्तान ने अल्पसंख्यकों को खत्म किया, ये कहा गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है। और ये बात भले ही आज यूएन में कही गई हो, लेकिन सच्चाई तो ये है कि इस तरह की तमाम घटनाएं सामने आई है कि पाकिस्तान ने कैसे अल्पसंख्यकों पर जुल्म किए हैं और नतीजा ये हुआ है कि वो हाशिए पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, लेकिन देखिए दूसरी तरफ ईरान की बात कर ले तो ईरान में हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन काफी हिंसक हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने ईरान की इस्लामिक पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, ईरान में हिजाब पर लगातार हिंसक प्रदर्शन वहां पर चल रहा है। तस्वीर आपको दिखाते हैं, पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोला गया, तोड़फोड़ की गई। बीते कई दिनों से ये हिंसा हो रही है और सोशल मीडिया पर वायरल अब वीडियो होने की तस्वीरें भी और जानकारियां भी सामने आ रही हैं। दरअसल ईरान में एक बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है महिलाओं का हिजाब को लेकर, उसमें पुरुषों की भी संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। ऐसे में सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के मुताबिक अब पुलिस को भी निशाने पर लिया गया है। और हिजाब को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक बड़ी बहस चल रही है। दूसरी तरफ हिजाब को लेकर ईरान की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब ये प्रदर्शन हिंसक होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इधर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से बड़ी खबर आई, उससे पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं इस हिजाब पर जुड़ी हुई बड़ी खबर। दरअसल ईरान से खबर है जहां हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हिंसक हो गया है। इतना ही नहीं, प्रदर्शनकारियों ने ईरान की इस्लामिक पुलिस की गाड़ियों को वहां पर निशाना बनाना शुरू कर दिया। जिसके कई हैरतअंगेज वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रदर्शनकारी बीच सड़क पर पुलिस की गाड़ियों पर टूट पड़े और जमकर तोड़फोड़ की। एक साथ इतने सारे प्रदर्शनकारी ईरान की इस्लामिक पुलिस की गाड़ियों के पास पहुंचे, तभी वहां हड़कंप मच गया और पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए गाड़ियों के अंदर ही छिपे रहे। घटना ईरान के नौशहर की है, जहां हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा था। अचानक पुलिस की गाड़ियां देखकर प्रदर्शनकारियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद उन्होंने कारों को तोड़ना शुरू कर दिया। बताया गया कल हिजाब के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज हुआ था और गोलीबारी भी हुई थी, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों की जान चली गई थी। इसलिए धरना दे रहे लोगों ने पुलिस की गाड़ियों पर हमला बोल दिया। खबर आ रही है, फिरोजाबाद में लगातार बारिश की वजह से शहर तालाब में तब्दील हो गए हैं। इतना ही नहीं, बारिश की वजह से एक पूरा मकान ढह गया, जिसके नीचे दबकर एक मासूम की मौत हो गई। तो फिरोजाबाद में बारिश से कोहराम मचा हुआ है और आप देखिए पार्किंग में खड़ी हुई गाड़ियां जो हैं वो आपको नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता की सबब ये है कि इस बारिश की वजह से एक बच्चे की जान चली गई है। इतना ही नहीं, अस्पताल में कई फीट तक पानी भरा हुआ है, तस्वीरें आपने देखी। लेकिन उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में लगातार हो रही बारिश की वजह से पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया है। तो वहीं एक मकान की छत गिरने की वजह से बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक बच्चे की जान चली गई। जैसे ही मकान गिरा वैसे ही चीख पुकार मचने लगी। लोग भारी बारिश के बीच घटनास्थल पर पहुंचे, जब मकान के मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। वहीं बारिश ने पूरे फिरोजाबाद की सूरत ही बदल कर रख दी। पूरा शहर तालाब में तब्दील हो गया। कई घरों में बेतहाशा पानी भर गया, जिसे निकालने के लिए लोग मशक्कत करते दिखे। फिरोजाबाद का अस्पताल भी पानी पानी हो गया। कई फीट पानी से होकर मरीज अस्पताल के अंदर जाते दिखे।
फिरोजाबाद में हालात बद से बदतर हो गए। जहां नजर डालो पानी ही पानी। शहर की सड़कों से लेकर गली कूचे तक सिर्फ पानी नजर आया, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की, जहां बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई। जहां मुख्यालय से सटे दर्जनों गांव में पानी भरने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। तो हालात देखिए दिन पर दिन लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कोने कोने की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हाल जो है बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आलम यह हो गया है कि इस वक्त लोगों को थोड़ा सा सफर भी अगर तय करना है तो कमर तक पानी से होकर गुजरना पड़ेगा। बाढ़ से बर्बादी की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की हैं, जहां गांव के गांव पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। युमान और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़ ने हमीरपुर के गांवों को भारी नुकसान पहुंचाया। मिट्टी के कच्चे मकान या तो डूब चुके हैं या फिर ढह चुके हैं। पानी का कहर देखते हुए लोगों ने अपने घर को छोड़ दिया। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को पानी में तैरते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। लोगों के पास न रहने को घर है और न ही खाने पीने का सामान। सड़कों के किनारे जगह जगह जानवर बंधे हैं जो आधे पानी में डूबे हुए हैं। हालांकि हालात से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। शहर में 3 जगह राहत शिविर बनाए गए। बावजूद उसके बाढ़ से आई बर्बादी लोगों के लिए मुश्किलें लेकर आई है। उत्तर प्रदेश की जालौन से बड़ी खबर आ रही है। वहां बड़ा हादसा होने से बच गया है, जहां बारिश की वजह से रोड कट गई। इतना ही नहीं, बालू से भरा हुआ डंपर भी उसमें समा गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त इस डंपर पर ड्राइवर और उसका साथी सवार थे। जैसे ही बाढ़ में डंपर डूबने लगा दोनों कूद गए। वहीं घटना के बाद इलाके में चीख पुकार मच गई, जिसे सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक डंपर पानी में समा चुका था। लोगों ने काफी देर तक उस डंपर को निकालने की कोशिश की, लेकिन डंपर में बालू भरे होने की वजह से लोग डंपर को निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको बता दें कि जालौन में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। बारिश की वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से डूब गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश आफत बनकर बरस रही है, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इतना ही नहीं, कई घर पानी में पूरी तरीके से डूबते हुए नजर आए। बहुत भारी बारिश। गांव में बेतहाशा पानी भरने की वजह से लोगों को मजबूरन अपना घर छोड़ना पड़ा। हालात ये हो गए कि सकलपुर गांव में जिधर भी नजर घुमाओ उधर पानी ही पानी। कई घर पानी में पूरी तरह डूबे नजर आए, जिसमें उनका पूरा सामान बह गया। वहीं अपनी जान बचाने की वजह से लोग पीछे अपने जानवर छोड़ गए। बारिश से गांव में कई फीट पानी भर गया, जिसमें कई गाय डूबी हुई नजर आई। जिस इलाके में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने वो आदिवासी इलाका है। ऐसे में लोगों के घरों में पानी भर गया, तो वहीं लोगों को बारिश में खुले आसमान के नीचे रहना पड़ा। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से बड़ी खबर आ रही है। पहाड़ दरकने का वीडियो सामने आया है। इतना ही नहीं, पहाड़ से सड़क पर गिरा हुआ मलबे की भी लगातार जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। पहाड़ दरकने से वहां अफरा तफरी मच गई है। तो तस्वीर आप देखिए, कितनी डराने वाली ये तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में बड़ा हादसा हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें थी, लेकिन अचानक ये पहाड़ दरका और उसके बाद लंबे लंबे और बड़े बड़े पत्थर किस तरीके से गिरते हुए नजर आए। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से दिल दहलाने वाला ये वीडियो आप इस वक्त देख रहे हैं, जहां अचानक से पहाड़ दरक गया। इतना ही नहीं, जिसकी वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई। 1, 2, 3, 4, 5 और पहाड़ धड़ाम। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त वहां पर कई गाड़ियां खड़ी हुई थी। लोग जैम खुलने का इंतजार कर रहे थे। अचानक से पहाड़ से मलबा गिरने लगा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया। पहाड़ के साथ साथ मलबा और उस पर लगे बड़े बड़े पेड़ नीचे गिर गए। जैसे ही ये हादसा हुआ वहां भगदड़ मच गई। गाड़ियों में सवार लोग अपनी अपनी गाड़ियां छोड़कर इधर उधर भागने लगे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पहाड़ का पूरा हिस्सा नीचे गिर गया। इस हादसे ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस दौरान किसी ने अपने कैमरे में पूरी घटना को रिकॉर्ड कर लिया। गनीमत ये रही कि कोई गाड़ी इसकी चपेट में नहीं आई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। और
चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के लाहौल की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बर्फबारी से लेह और मनाली मार्ग बंद हो चुका है। प्रदेश के कई जिलों में कल से ही बारिश हो रही है, जिसकी वजह से शिमला में तापमान 11 डिग्री पहुंच गया है। और ये बर्फबारी की तस्वीरें देखिए किस तरीके से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। पर्यटक जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं, इसका लुत्फ उठाते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है। शिमला में तापमान 11 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएफआई रेड से जुड़ी हुई जानकारी ये मिल रही है कि सुरक्षा एजेंसी ने 14 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। दिल्ली में 14 आरोपियों की पेशी से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। दिल्ली में पीएफआई के आरोपियों की पेशी हुई है, पटियाला हाउस कोर्ट में ये पेश किया गया। आज सुबह एनआईए और ईडी की तरफ से एक संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया था, जिसमें 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई थी। सुबह से ये जानकारियां सामने आ रही थी इससे संबंधित, लेकिन अब देखिए कुछ बड़ी जानकारियां जो हाथ लगी हैं। पीएफआई रेड से जुड़ी हुई सुरक्षा एजेंसी ने 14 आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया है। बात करते हैं सुपर पावर अमेरिका की। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर से रूस के राष्ट्रपति को जोरदार लताड़ लगाई है। बाइडेन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर पुतिन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ बेवजह की जंग छेड़कर यूएनजीए के चार्टर का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने पुतिन को परमाणु बम वाली धमकी पर भी घेरना शुरू कर दिया। तो सुपर पावर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति को जोरदार लताड़ लगाई है। बाइडेन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेकर पुतिन पर आरोप लगाया कि उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ बेवजह की जंग छेड़कर यूएनजीए के चार्टर का उल्लंघन किया है। इतना ही नहीं, इस दौरान बाइडेन ने पुतिन को परमाणु बम वाली धमकी पर भी घेर लिया। क्या रूस और अमेरिका के बीच आर पार की जंग होने वाली है? क्या रूस को अमेरिका नया सबक सिखाने वाला है? क्या बाइडेन के एक्शन से पुतिन की चुनौती और बढ़ने वाली है? ऐसा इसलिए क्योंकि रूस और यूक्रेन में चल रही जंग ने एक बार फिर अमेरिका को मुखर होने का मौका दे दिया है। यूएनजीए यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के दौरान बाइडेन ने पुतिन को लेकर जो कहा उसे समझना बेहद जरूरी है। And we have a full agenda today from supporting Ukraine and as it defends itself against Russia and Putin's challenges. यानी बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अमेरिका किसी भी कीमत पर यूक्रेन की मदद करता रहेगा। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी अधिकारियों की न्यूक्लियर धमकी पर भी पलटवार किया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब कुछ ही घंटों पहले पुतिन ने ये बयान दिया था। उन्होंने बयान दिया था कि देखिए, रूस को परमाणु धमकी देने वालों के खिलाफ सारे विकल्पों का इस्तेमाल किया जा सकता है। Позволяет себе такие заявления в отношении России. Хочу напомнить, что наша страна также располагает различными средствами поражения, а по отдельным компонентам и более современными, чем у стран НАТО. И при угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. दरअसल पुतिन के इसी बयान ने इस वक्त सुपर पावर अमेरिका का पारा हाई कर दिया है और शायद यही वजह है कि पुतिन के बयान के ठीक बाद अमेरिकी सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल का भी बड़ा बयान सामने आया। जनरल बेन हॉजेस ने दावा करते हुए कहा, अमेरिका रूस के खिलाफ क्या कदम उठाएगा इस बारे में अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन अगर पुतिन ने यूक्रेन में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो फिर अमेरिकी सेनाएं काला सागर पर उसकी नौसेना के बेड़े को
पूरी तरह से तबाह कर देंगी या फिर क्राइमिया में रूस के सैन्य अड्डों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाएगा। जिस तरह से रूस के खिलाफ अमेरिका मुखर हो गया है, उससे आने वाले दिनों में रूस की राहें और मुश्किल होने वाली है, क्योंकि अमेरिका ये साफ कह चुका है कि वो यूक्रेन में चल रही जंग को लेकर चुप नहीं बैठने वाला है। यानी आने वाले दिनों में कभी भी रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग नई दिशा ले सकती है। महायुद्ध के बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस में पुतिन के लामबंदी के ऐलान के बाद खलबली मच गई है। इतना ही नहीं, रूस में जगह जगह लामबंदी के ऐलान का विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन में करीब 1300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। तो वहीं रूस छोड़कर जाने वालों की संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है। मॉस्को से जाने वाली फ्लाइट में भीड़ देखी जा रही है। तो वहीं रूस से बाहर जाने वाली फ्लाइट के टिकट भी काफी ज्यादा महंगे हो गए हैं। रूस में इस वक्त भागम भाग मची है। बहुत सारे लोग देश छोड़कर भागने की फिराक में हैं। एयरपोर्ट पर भीड़ उमड़ी है। मासूम बच्चों को लेकर लोग रूस से निकल जाना चाहते हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि रूस में एक तरफा उड़ानें हो रही हैं। टिकटों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। मॉस्को से तुर्की में इस्तांबुल, आर्मेनिया की टिकटें मिलनी बंद हो गई हैं, क्योंकि ये देश ऐसे हैं जो रूस को बिना वीजा के ही अपने देश में एंट्री देते हैं। वहीं अजरबैजान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की टिकटें ऑनलाइन मिलनी बंद हो गई हैं। У меня жена гражданка Украины, вот, и часть моей семьи находится в Киеве, часть в России, поэтому как бы я бы не хотел тоже участвовать в этой мобилизации, только из-за этих моральных соображений. आदेश के बाद लोगों को आशंका ये हुई है कि युद्ध लड़ने की उम्र वाले पुरुषों को देश छोड़कर बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और इसी के बाद वहां भगदड़ मच गई है। लोग देश छोड़कर जाने लगे हैं। मॉस्को में अचानक फ्लाइट की टिकटें महंगी हो गई। अचानक से सभी टिकटें भी बुक हो गई। एयरपोर्ट पर लोग देश छोड़कर जाते दिखे। गूगल में सबसे ज्यादा हाउ टू लीव रशिया सर्च किया जाने लगा। इस बीच रूसी स्टॉक इंडेक्स डाउन होने लगा। डॉलर के मुकाबले रूबल गिरने लगा। वहीं जबकि रूसी रेलवे और देश की प्रमुख एयरलाइन की तरफ से बयान आया कि उन्हें अभी तक 18 से 65 साल के पुरुषों को बोर्डिंग से प्रतिबंधित करने का आदेश नहीं दिया गया है। Да, это не плановый визит, мне 17, и из военкомата так вот штатно мне еще не приходила повестка, но я учусь в онлайн-бакалавриате, с этим могут поспорить, поэтому уехали. इस बीच रूस में पुतिन के लामबंदी वाले आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। रूस में लामबंदी के विरोध में 38 शहरों में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें 1300 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से रूस में यह सबसे बड़ा प्रदर्शन था। हालांकि इन सब के बीच रूस के रक्षा मंत्री ये साफ कर चुके हैं कि 3 लाख रिजर्व फोर्स सिर्फ पेशेवर सैनिकों और सेना की ट्रेनिंग ले चुके लोगों को शामिल किया जाएगा। टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होते जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1 करोड़ 49 लाख ज्यादा दर्शकों ने देखा और ये बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास भी कोई नहीं है। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है।
प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलकर भी न्यूज 18 इंडिया से बराबर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को। और आपका भरोसा हमें लगातार देश का नंबर 1 न्यूज चैनल बना रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।